हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सेठा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों यह आपका पेपर से पहले आने वाले पेपर हैं। जो चीज़ यहाँ पर हम आपको बताएंगे दोस्तों 101% आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, ताकि आगे आने वाला कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ें और दोस्तों यहाँ पर किसी का लाभ भी हो, ये भी आप सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं सारे क्लास को अच्छे से देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बैक आने का चांस तो बनता ही नहीं है। तो आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज यहाँ पर आपको प्रश्नों के अंदर प्रश्न मिलने वाले हैं और प्रश्नों के अंदर के प्रश्न के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आपने अब तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो यहाँ पर चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, केवल आप उतना पढ़ लीजिए बस। ठीक है, आप उतना केवल पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और आपका दोस्तों कहीं ना कहीं 22+ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी की क्लास को। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे आपका है कि कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें सबसे अधिक प्रश्न आपके प्रश्न कहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में, दोस्तों आपके जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ठीक है, आपके हो गए मीराबाई, कबीर दास, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, मैथिली शरण गुप्त। ओके दोस्तों, ये सब आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, सब आपके कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद्र, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे, हाँ दोस्तों बस ठीक है, इतने आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इन चीज़ों को आप जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ मिल जाएंगे सच्चिदानंद, यशपाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है दोस्तों, और बिहारी गोस्वामी, तुलसीदास, ये सब आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़कर जाइएगा। एक ना एक जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएंगे। जीवन परिचय में दोस्तों बस केवल आपको उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके गांव का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, बस ठीक, केवल आपको ये 5 चीज़ें याद करनी है और चीज़ें आप खुद ब खुद अपने मन से बनाकर लिख सकते हो। अब यहाँ देखते हैं शब्द। आखिर शब्द आपका क्या होता है दोस्तों। शब्द और अर्थ में एक निश्चित संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, शब्द और अर्थ का संबंध ऐच्छिक होता है। पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐच्छिक होता है या अनैच्छिक होता है, तो आपको अनैच्छिक पर नहीं टिक करना है, आपको ऐच्छिक पर टिक करना है। ओके दोस्तों, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को अर्थ कहते हैं। अर्थ किस दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद क्या होते हैं, तो आपको लिखना होगा कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द ध्वनियों के मेल से बने जो सार्थक वर्ण होते हैं उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। दोस्तों जैसे आपका हो गया, ठीक है, पानी, रोना, खाना, ये सब कहीं ना कहीं आपके सार्थक होते हैं और ये आपके शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो शब्द आपके होते हैं 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं, आपके शब्द होते हैं 2 प्रकार से। पहला आपका हो जाएगा सार्थक है और दूसरा आपका हो जाएगा निरर्थक है। ओके दोस्तों, सार्थक और निरर्थक ये आपके शब्द 2 प्रकार के आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये आपका सार्थक क्या होता है दोस्तों, जैसे ठीक है आपका हो गया पानी, तो ये आपके सार्थक के अंतर्गत आएंगे। और अगर आपको लिखना होगा, ठीक है, नीपा, तो दोस्तों नीपा आपका क्या होता है, नीपा का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, नीपा आपका एक प्रकार का निरर्थक शब्द होता है। भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया होती है। ओके दोस्तों, यह आपका
अर्थ के यह आपका शब्द के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पर्यायवाची और मुहावरे भी देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, मुहावरा भी आपको अच्छे से समझ कर जाना है, ठीक है। मुहावरा आपको याद नहीं करना है, मुहावरा आपको समझ कर जाना है। और दोस्तों आपके पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची को भी आपको समझ के जाना है। ये चीज़ें कभी भी याद नहीं होती हैं, ठीक है। आप दोस्तों कितना याद करोगे, जब 1500 पर्यायवाची और मुहावरे होते हैं तो आप कितना याद करोगे। आप इसको समझ कर जाना, ठीक है। बस केवल आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा चौथा, निबंध लेखन के प्रकार। निबंध लेखन के प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों निबंध के कितने भाग होते हैं, निबंध के आपके 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, आपके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला ठीक है आपका हो जाएगा प्रारंभ है, पहला आपका हो जाएगा प्रारंभ है। और दूसरा ठीक है आपका हो जाएगा मध्य, ठीक है दोस्तों, प्रारंभ है, मध्य और तीसरा ठीक है आपका हो जाएगा अंत। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। निबंध लेखन आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब निबंध से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे, जरा आप एक बार ध्यान दीजिए। निबंध से क्वेश्चंस आपके ऐसे बनेंगे, पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय पर्व पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों आपके राष्ट्रीय पर्व कितने होते हैं, बस केवल आपके राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। ओके दोस्तों, 3 से अधिक भी होते हैं, लेकिन 3 आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। दोस्तों आपके 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, और आपके आपके ठीक है आपके जाएंगे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। तो ये ठीक है आपके 3 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय पर्व हैं। इन तीनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद पूछ लेगा आपसे कि त्योहार पर निबंध लिखी, तो आपका दीपावली, दशहरा, होली, ईद, ठीक है दोस्तों। ये आपके 4 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद पूछ लेगा आपसे मेला। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मेले से भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिलहाल मेले से क्वेश्चन बहुत कम आता है। जस्ट यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा खेल। दोस्तों क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ऐतिहासिक स्थान का रोचक वर्णन आपको करने के लिए बोल देगा, ताजमहल, लाल किला। दोस्तों ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में निबंध से मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रिया, काल, शब्द और वाक्य। अब यहाँ क्रिया, काल और शब्द, वाक्य से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्रिया आपका क्या होता है, वे शब्द जिनसे, पहले आप देखिए ठीक है क्रिया को, एक मिनट पहले आप देखिए क्रिया को। दोस्तों क्रिया, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाते हैं। वह आदमी है, ठीक है दोस्तों, वह पाठ पढ़ती है, ये सब आपके शब्द होने के बाद बोध करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, धातु, धातु के बारे में अगर पूछ ले आपसे, धातु, ठीक है दोस्तों, धातु, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। पढ़ती है क्रिया शब्द है, इसका मूल रूप दोस्तों क्या है, ठीक है, पठ है। तो पठ, पढ़ना आपका क्या हो गया, पठ आपका धातु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, पठ आपका धातु हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ लेगा आपसे काल। अब देखते हैं काल के बारे में। काल पूछ लेगा आपसे तो आपको ये लिखना है कि आखिर आपके काल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों एक मिनट, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। क्रिया के पूछेगा कि आखिर क्रिया के कितने भेद हैं। दोस्तों क्रिया के आपके दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, क्रिया के आपके साकर्मक और आकर्मक, ठीक है दोस्तों, साकर्मक और आकर्मक, ये आपके क्रिया के भेद हो जाते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि साकर्मक और आकर्मक क्रिया क्या होता है, तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। साकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर
काम को पड़ता है वह आपका साकर्मक कहलाएगा। एक बार फिर सुनिए आप लोग, साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर काम पे पड़ता है उसे साकर्मक कहते हैं। और आकर्मक की बात करें तो जिन क्रियाओं का कार्य का फल सीधा कर्ता में पड़ता है उसे आकर्मक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका साकर्मक में क्या है कि कर्ता को छोड़कर काम पे पड़ता हो। ठीक है, कर्ता को छोड़कर काम पे पड़ता हो वह आपका साकर्मक है। लेकिन आकर्मक में क्या होता है कि कार्य का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, तो यह आपका आकर्मक के अंतर्गत आ जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा कि आखिर आपके जो दोस्तों जो आपकी क्रिया ठीक है वाच्य होते हैं, पूछेगा कि आखिर आपके क्रियावाच्य, ठीक है, क्रियावाच्य के आपके कितने भेद हैं? तो क्रियावाच्य के आपके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। ओके दोस्तों, पहला कर्तवाचक, दूसरा आपका कर्मवाचक और तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक। तो कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक ये आपके क्रियावाच्य के 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है आपका है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल आपके होते हैं 3 प्रकार के। दोस्तों कितने होते हैं आपके काल? काल आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के। पहला आपका होगा वर्तमान काल, दूसरा आपका होगा भूतकाल और तीसरा आपका होगा भविष्यकाल। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्यकाल है। दोस्तों आप इन तीनों कालों के बारे में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों चलिए यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं शब्द पर। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है आपका आ जाएगा शब्द। शब्द के बारे में दोस्तों आपको हम क्या बताएं? दोस्तों देखिए, शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? शब्द को आपको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आपके 3 भागों में बांटे गए हैं। अगर पूछ ले आपसे कि शब्द के वर्ग कितने हैं, तो दोस्तों शब्द के 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं शब्द के? दोस्तों शब्द के भाग कितने हैं? 3 हैं, लेकिन शब्द के वर्ग कितने हैं? आपके वर्ग हो जाएंगे 5 है। ओके दोस्तों, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। दोस्तों एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द और आपके हो जाएंगे संकर शब्द। दोस्तों संकर शब्द आपका क्या होता है? जो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है वह आपका संकर शब्द कहलाता है। दोस्तों तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द आपके हिंदी के शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके 2 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा है देशज शब्द। ओके दोस्तों, विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ओके दोस्तों, यानी अपने इंडिया में जो अलग अलग दोस्तों राज्य की भाषाएं होती हैं, ठीक है, वह आपका होगा देशज शब्द। विदेशज शब्द दोस्तों जो आउट ऑफ कंट्री के शब्द आते हैं अपने देश में दोस्तों, वे कहीं ना कहीं आपके विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक। अब यहाँ पे आपके औपचारिक और अनौपचारिक देखने को मिल जाएगा। अभी आपका दोस्तों औपचारिक, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया है, वाक्य। ठीक है, चलिए हम इसको भी देखते हैं। वाक्य, वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग होता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग होता है। वाक्य के गुण की बात करें दोस्तों, वाक्य सार्थकता होता है, क्रमबद्धता होता है, योग्यता होता है। ओके, तो ये सब आपके वाक्य के अंतर्गत आएंगे। वाक्य के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाएगा उद्देश्य, दूसरा आपका हो जाएगा विधेय। क्या दोस्तों होगा? उद्देश्य और विधेय आपके वाक्य के
दो भेद देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य के आधार कितने हैं, वाक्य के आधार कितने हैं दोस्तों? वाक्य के आधार आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वाक्य के कितने प्रकार हैं दोस्तों? वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम लोगों ने वाक्य से कौन कौन से शब्द देखे, देखिए वाक्य हम लोग भेद, वाक्य भेद, वाक्य के आधार और वाक्य के प्रकार, ठीक है। ये तीनों आपको नोट कर लेना है। अगर आप वाक्य के संबंधित आपके कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, हम कमेंट में टाइप कर देंगे, ठीक है। आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका औपचारिक और अनौपचारिक आया कहाँ से। दोस्तों ये ठीक है, भाषा के मुख्य प्रकार हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। ये आपके भाषा के 2 प्रकार होते हैं। औपचारिक भाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जो वक्ता द्वारा अनौपचारिकता बोली या लिखी जाती है। ओके दोस्तों, ये आपके औपचारिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनेंगे कि औपचारिक अनौपचारिक में अंतर बताइए, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर आपको बताना होगा। आपको ऐसे ही हेडिंग डालना होगा। तो दोस्तों आपको लिखना होगा कि औपचारिक भाषा का उपयोग औपचारिक अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका होगा अनौपचारिक में, अनौपचारिक भाषा का उपयोग अनौपचारिक अवसरों पर किया जाता है। दूसरा आपका होगा इसके पीछे औपचारिक या नैतिक बाध्यता होती है। लेकिन दोस्तों आपका अनौपचारिक में होगा कि इसके पीछे परियोजनात्मक बाध्यता होती है। ओके दोस्तों, तीसरा आपका हो जाएगा कि इसमें हृदय पक्ष प्रधान होता है, ठीक है। औपचारिक में हृदय पक्ष प्रधान होता है, जबकि अनौपचारिक में इसमें बुद्धि तत्व प्रधान होता है। ओके दोस्तों, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस केवल आपको 3 से 4 ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और आपका आंसर अच्छा खासा आ जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका है मूल्यांकन। अब दोस्तों मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे। आगे दोस्तों आपके मूल्यांकन से संबंधित एक सिलेबस है दोस्तों, आप लोग वहाँ से तो मूल्यांकन दोस्तों तो पढ़ चुके होंगे। मूल्यांकन से कई लाभ होते हैं। ओके दोस्तों, मूल्यांकन से नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।